देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज कहानी कुर्सी की बात एक एटम बम से करेंगे। वो एटम बम जो राहुल गांधी ने एक दावा किया कि ये एटम बम अगर मैंने फोड़ दिया तो फिर वाकई में सब तरफ तबाही आ जाएगी। तबाही मतलब पॉलिटिकल पार्टी में, और किस पॉलिटिकल पार्टी की बात है? वो भारतीय जनता पार्टी पर इशारा था। अब इस एटम बम में दम है या फिर वो बेदम है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के चूंकि सभी आरोपों को खारिज कर दिया, वो तो चुनाव आयोग को करना ही था, लेकिन इस मुद्दे पर संसद लगातार ठप रही। पिछले सप्ताह कोई कामकाज नहीं हो सका। इस सप्ताह 12 अगस्त को इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। इंतजार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का किया जा रहा है। अब इसका असर पूरे हफ्ते की संसदीय कार्रवाई पर किस तरीके से पड़ेगा? सबसे बड़ा मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर है। अब इसका पॉलिटिकल डिविडेंड किसे मिलेगा? क्या विपक्ष का ये जो नैरेटिव है वो उन्हें फायदा पहुंचाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन पर उठाए गए तमाम सवालात बुनियादी तौर पर विपक्ष को फायदा पहुंचाने वाले हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार के लिए या फिर चुनाव आयोग के लिए मुसीबत खड़े करने वाले हैं? ये सब कुछ तय होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रपंच था या ये हकीकत थी। सुप्रीम कोर्ट ये बता देगा किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है। वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हमारे सभी गेस्ट बताएंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत। राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो राहुल गांधी, कांग्रेस का वो एटम बम क्या कोई नया प्रपंच खड़ा करने जा रहा है? इस लिस्ट से किसे नफा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है? मतदाता सूची में क्या कोई हेरफेर की गई है? क्या वोट की चोरी हुई है? क्या राहुल गांधी से जो एफिडेविट बार बार मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग ये कह रहा है आप एक हलफनामा दायर कर दीजिए, हम इस पर जांच कर लेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रॉ हमें दे दीजिए, हम इस पर जांच कर लेंगे। उल्टा राहुल गांधी ये कहते हैं ना विजय जी, हम चर्चा को थोड़ा सा अब शुरू कर ही देते हैं। सबूत ये भी मांग रहे हैं, सबूत वो भी मांग रहे हैं। वो ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एफिडेविट दीजिए, सारे कागजात हमें दीजिए, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इधर इलेक्शन कमीशन के ठीक उलट राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम क्यों दें एफिडेविट, चुनाव आयोग तो आप हैं, आप बताइए सच क्या है, गलत क्या है। संग्राम अभी लंबा चलेगा। संग्राम तो लंबा चलना ही है, ये तो तय है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को, जैसे आपने भी जिक्र किया, वहाँ सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करता है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है, राहुल गांधी जी की भूमिका क्या? एक्चुअली इसमें राहुल गांधी की भूमिका मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग क्या उन सब सवालों के जवाब देकर लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा जी। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। लीगली उनको एफिडेविट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये अलग डिबेट हो सकती है। एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी बात रख दी, ये तो हमेशा होता है। कोई आरोप लगाता है बहुत सा, अब इस आरोप को छोड़ दीजिए। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है या कोई और है, वो बहुत सारा, अभी घटना हुई है सत्येंद्र जैन साहब की, 5 साल तक आपने उनको रखा, जेल में भी 1-1.5-2 साल रखा, और अब कह दिया, सीबीआई ने खुद ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी कि कोई आरोप नहीं साबित हुआ, हमारे पास कोई मिला नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का हाल है। तो राहुल गांधी के आरोप सही हैं गलत हैं, इसकी बहस तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ही जवाब दे सकता है कि भाई ये आरोप गलत है सही है। लेकिन आरोप का जवाब ऐसे ना दे, वो बता दे प्रूफ करके कि भाई ये गलत है, तो उससे देश का भी भला होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये किसका फायदा होगा, बीजेपी का, कांग्रेस का, वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्दा महत्वपूर्ण है कि क्या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का नुकसान हो रहा है, क्या हमारे लोगों का भरोसा कम तो नहीं हो रहा इस सब बात से, इस बहस से। राहुल गांधी जी जो लगातार एटम बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, संस्था पर क्या भरोसा डगमगा रहा है? और अगर वाकई में ये भरोसा डगमगा रहा है तो भरोसा वापस लाने का काम कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, राहुल गांधी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, या सबका संयुक्त प्रयास कर सकते हैं? लेकिन संसद तो चलने से ही बात तो समझ में आएगी। संसद में तो कामकाज ठप हो रहा है। विनोद अग्निहोत्री जी, संसद का कामकाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पीछे पूरा सप्ताह हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की एक चर्चा के अलावा कितनी चर्चा हम सुन पाए हैं, ना के बराबर। अब एक नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है, आज संडे है। देखिए, विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लगातार संसदीय कार्यवाही बाधित कर रहा है जी, क्योंकि चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि मामला चूंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इसलिए चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। अब ये एक नया मुद्दा मिल गया, जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूरा दिया उन्होंने, तो एक नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया।
जाहिर है ये मुद्दा विपक्ष के हाथ में नया मुद्दा है, वो और उनको उनकी मांग को वो प्रेस करेंगे ज़्यादा कि संसद इस पर बात करे, बहस करे। अब चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट दो, तो क्या चुनाव आयोग को एफिडेविट मांगना गलत है? देखिए ओपी रावत जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इसी सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उनका कल मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि ये इस मामले में चुनाव आयोग जो एफिडेविट मांग रहा है वो जो कानून है वो उसमें है कि आप चुनाव होने के बाद अगर कोई आपत्ति होती है तो 30 दिन के अंदर उसके करिए। इस मामले में जी। कोई प्रावधान नहीं है एफिडेविट का, नंबर 1 ये रावत साहब ने कहा। पीडीटी आचार्य का भी कल मैंने सुना, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे। कपिल सिब्बल को आप कह सकते हैं कि भाई वो तो अपोजिशन के हैं इसलिए, लेकिन वो भी कानूनविद तो सब जानकार, उन्होंने भी कहा। 3 तो ये हैं। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो कोई चुपचाप दबे छुपे कहीं बाइट कोने में नहीं दे दी। उन्होंने तो बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके सैकड़ों पत्रकारों के सामने आरोप लगाया है और वो पूरा वीडियो है और रिलीज हुआ, सारे चैनल से दिखाया, सोशल मीडिया पे एवरीवेयर। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो सर ये कह रहा है ना कि जो आज उन्होंने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया, इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि बिना किसी नोटिस के किसी का नाम कटेगा नहीं। अगर कोई वोटर वैध है तो उसे लिस्ट में शामिल करेंगे। सभी को दस्तावेज रखने का मौका मिल रहा है, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल रहा है। उसके बावजूद कॉन्टिन्यूसली एक संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न उठाना, क्या ये ठीक है? चुनाव आयोग ये क्लैरिफिकेशन पहले भी दे सकता था, जो अब सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है कि जब आप पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी हो तभी आप सारी बातें कहें, ये बात पहले ही कह दीजिए, तो क्या दिक्कत थी भाई? तो अब कह दिया तो क्या मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना 12 तारीख को एसआईआर को लेकर। उसमें न चुनाव आयोग कुछ कर सकता है ना विपक्ष कुछ कर सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस मतलब उसके एफिडेविट का लेना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। नहीं, मैं तो राहुल गांधी वाले मामले राहुल गांधी नंबर गेन कर पाए या नहीं? वो तो अलग, राहुल गांधी का मामला अलग है, ये अलग है। ये एसआईआर जो बिहार में हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट में बात और एक वोट चोरी की बात है, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूं। सुप्रीम, मैं तो इस पे आपकी चैनल पे भी कह चुका हूं और पहले भी अब फिर कह रहा हूं कि चूंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने किसी व्यक्तिगत किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने पूरे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। तो चुनाव आयोग तो पार्टी बन गया। अब जब पार्टी बन गया तो अगर मान लीजिए किसी थानेदार पर कोई आरोप लगाए तो जांच कौन करता है? जांच एसपी करता है, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट करता है। तो इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके निगरानी में कोई एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए जो करे, क्योंकि गंभीर मामला इसलिए है कि एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 5 लाख वोट होते हैं, वहां अगर 1 लाख वोटों में विसंगति है तो 20% वोट के आसपास विसंगति है, आप समझिए। तो 20% इज ह्यूज नंबर। तो ऐसे में मैं नहीं कह रहा कि चोरी हुई कि वो, मैं सरकार वाली बात पे नहीं जा रहा जो राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे उससे कि वो उनका विपक्षी नेता अपना आरोप लगाएं, लेकिन उस पर्टिकुलर केस की जांच ढंग से कि कोई एक्सपर्ट कमेटी करे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग कोई भी जांच करेगा जी, ईमानदारी से भी करेगा, मैं तो मानता हूं, लेकिन विपक्ष उसको नहीं मानेगा, फिर वो कुछ ना कुछ नुक्ता यही निकालेगा। तो बेहतर है इस विवाद को खत्म करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जैसे पेगासस में बनी, जैसे हिंडनबर्ग में बनी, और वो मामले अब लगभग शांत हो गए, कोई उनकी बात ही नहीं करता। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में या उसके पहल पर कोई कमेटी बने जिसमें एमिनेंट लोग शामिल हों, जिनकी इंटीग्रिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम सभी देख रहे हैं। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है, मीनाक्षी, वो इसलिए देख रहे हैं कि वो अकेली संस्था है जिस पर इस देश के लोगों को पूरा अटूट भरोसा है आज भी। बाकी संस्थाओं पे तो इफ एंड बट लगते रहते हैं, उंगलियां उठती रहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे ठीक है, जिसके पक्ष में फैसला नहीं आता वो बड़े टिप्पणी करे, लेकिन आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। अब देखिए समीर जी, चर्चा यही है कि जो बात राहुल गांधी ने कही एफआईआर को लेकर भी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी, लगातार पिछले पूरे हफ्ते संसद में कामकाज नहीं हो पाया, हम चर्चा नहीं सुन पाए, और वो चर्चा क्या अब हो पाएगी? सवाल यही है, क्या कल से संसद चलेगी? देखिए मीनाक्षी जी, 21 जुलाई से जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था उसका हाल हम सबने देखा है कि किस तरीके से संसद के अंदर एसआईआर को लेकर गतिरोध कायम रहा, किस तरीके से पहलगाम मामले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ा रहा। चर्चा हुई, चर्चा में जरूर विपक्ष ने 16-16 घंटे के इसमें भाग लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। और मुझे लगता है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं पार्लियामेंट के लिए, फिर 4 दिन की अभी 15 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी, उसके बाद उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन 21 तारीख से उसके लिए बैठ के पक्ष विपक्ष की शुरू हो जाएगी। तो मुझे इसकी अब संभावना बहुत कम लगती है। लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस बात की कोशिश कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक करा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि संसद का सत्र चले, कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होनी है, बिल पास होना है, वो चाहते हैं कि चर्चा हो, उसके ऊपर फिर बिल पास हो। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का तय है कि आने वाले दिनों में सत्र नहीं चलेगा, और मुझे लगता है कल भी कोई सत्र नहीं चलेगा, कल भी हो हंगामा होने वाला है।
जहां तक अभी राहुल गांधी के आरोपों की बात है, देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी पे लगातार जो आरोप लगते रहे कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं फिर बात से पलट जाते हैं, या राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात गलत निकलती है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पत्रकार वार्ता लेके पहली बार ये कहा है, अब राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी फिर से एक बार दांव पर है। उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है। अब राहुल गांधी को ये लगता है, पर क्योंकि सवाल है तो उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर। अब राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा आरोप लगाया पत्रकार वार्ता लेकर कि भाई आपने एक जानकारी दी, तो राहुल गांधी को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पत्रकार वार्ता में दिखाए वो पूरे ऑथेंटिक है, तो आप एक शपथ पत्र दे दो, आप बता दो कि चलो ठीक है आप नहीं आगे बढ़ रहे हो, मैं फिर आपके पास आता हूं, मैं शपथ पत्र दे रहा हूं, आप जांच करवा लीजिए और मैं सभी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। अगर मेरी बात गलत निकलेगी, चुनाव आयोग इस मामले को कोर्ट में लेके जाए या मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी मैं स्वीकार करूंगा। मैं डेमोक्रेसी में ईमानदारी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई गलत वोटर ना जुड़े और नए जो अधिकारी है उसका नाम कटे, जो क्वालिफाइड वोटर हो। तो राहुल गांधी अगर सिर्फ एक शपथ पत्र दे देंगे तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि देखिए पत्रकार वार्ता मैंने ली, चुनाव आयोग ने कहा कि आप शपथ पत्र दो, मैंने आप चुनाव आयोग को शपथ पत्र भी दे दिया। जब वो शपथ पत्र देंगे शपथ पत्र तो चुनाव आयोग को जांच करवानी पड़ेगी ना। तो राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ा ले, जब आप इतना आगे बढ़ गए हो तो एक कदम आगे बढ़ने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? लेकिन यही तो सवाल है कि राहुल गांधी ही ये सारे कदम आगे क्यों बढ़ाए, जो विपक्ष भी लगातार कह रहा है, जो प्रियंका गांधी ने भी कही बात, उन्होंने यही कहा ना कि आपको मौका मिल गया है ना, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आ गए, चुनाव आयोग को एक्सपोज करने के लिए आपके हाथ में जब डॉक्यूमेंट्स है, आपको लगता है कि आप चुनाव आयोग को आपने एक्सपोज कर दिया है, तो आप ये मौका क्यों छोड़ रहे हो? चुनाव आयोग अगर बच रहा है आपसे एफिडेविट मांग के कि चुनाव आयोग बचना चाह रहा है, तो आप बचने मत दीजिए चुनाव आयोग को, आप शपथ पत्र दे दीजिए, चुनाव आयोग आपकी जांच करवाएगा और आप अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो चुनाव आयोग को इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है राहुल जी, इधर दो मुद्दे हैं, एक है वोट चोरी का मुद्दा है और एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हो रहा है, उसे लेकर जो विपक्ष लगातार लामबंद है। संसद का हमने जो पिछला हफ्ता पूरा देखा, अब एक तरफ यहां बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है, राजस्थान की खबर यह है कि वहां के इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले की खबर है बिहार ये पश्चिम बंगाल में भी तैयारी होनी शुरू हो गई है। ये मसला, जैसा भी विजय जी कह रहे थे कि यहां रुकने वाला तो नहीं है, संग्राम अभी लंबा चलेगा। सबूत देंगे राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगा, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि इस पूरे नैरेटिव से या इस पूरी रस्साकशी से फायदा किससे मिल रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल अपर एज राहुल गांधी को मिल पा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन इस नैरेटिव को किल कर पा रहा है? प्रश्न ये है। देखिए, 2 मुख्य बातें सामने आ रही हैं। एक बात आ रही है वोट चोरी की, दूसरी बात आ रही है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें या नहीं। अभी जो हम बहस कर रहे हैं शपथ पत्र दें या ना दें, SIR पे मैं उसके बाद आता हूं। पहली बात कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई, तो ये जांच का विषय है, जैसे सबने कहा कि जांच करनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं 21 सीटें ऐसी थी लोकसभा चुनावों में जहां पे जो वोट शेयर जो था, मतलब अंतर था, जीत का अंतर था, वो 10,000 से कम था। अब इसमें जो है 8 सीटें बीजेपी के ने जीती, मैं बाकियों को छोड़ रहा हूं, और 6 सीटें जो कांग्रेस ने भी जीती, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने वो सीटें 9 सीटें ऐसी है जो विपक्ष के पास कम अंतर से नहीं जीती है और उस तरह से नहीं हुआ है। तो एक बात यह है कि अनॉमली होना और वोट चोरी होना अलग अलग बात है। चुनाव आयोग एक संस्था है, वो इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, वो सारा चुनाव करवाते हैं, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं कि किसी का, जैसे राहुल गांधी ने उठाया कि किसी के फादर का नाम XYZ जो भी लिख दिया, गलत लिखा हुआ था। इंडिया टीवी ने उनसे बात भी की और उन्होंने ये बताया कि भाई उस जगह से मैं अपना नाम पहले ही वापस लेने की बात कह चुका था और ये मेरे प्राइवेसी का हनन भी है। और दूसरा ये होता है कि सबको सब जानकारी होती है कि नहीं होती है, कि भाई अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया तो मुझे फॉर्म 6 भरना है, एक स्टेट में ही अगर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म 8 भरना है, तो ये सब जानकारियां होती भी नहीं और लोगों के पास उतना समय भी नहीं होता कि ये सारी चीजें कर पाएं। अब इसके प्रावधान है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए सजा होगी, दूसरी बातें हैं। दूसरी बात आती है कि शपथ पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आम आदमी जब सपोजिटली मैं किसी के करप्शन की जब शिकायत करता हूं CVC में, कैसे करता हूं? अपने नाम के, नंबर के, और अगर मैं अपने एड्रेस के साथ करता हूं जो वाजिब है, तो एड्रेस प्रूफ तो, जो मेरे पास है, हाँ प्रूफ, या मैंने शिकायत भी की है, वो प्रूफ की बात है, तो वो उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। राहुल गांधी तो साफ बोल रहे हैं ना, सामने आके बोल रहे हैं ना कि ये हुआ है, तो कॉग्निजेंस लेना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। अपनी ही चीजों में जांच करने में क्या दिक्कत है? आपने वो पूरी लिस्ट बनाई है, आप ही ने सब वोटर लिस्ट बनाई है, जांच कर लीजिए।
गलत होगा तो जांच में ये दे दीजिए कि ये राहुल गांधी ने गलत बोला। अब उससे शपथ पत्र लेकिन क्यों अगर मांगा? इलेक्शन कमीशन जांच कर भी ले तो इसकी क्या गारंटी है कि राहुल गांधी मान ही ले कि आपकी जांच सही है? क्योंकि जो अब चौकीदार चोर है भी तो उन्होंने कहा था, लेकिन माफी तो उन्हें मांगनी चौकीदार पड़ी चोर थी। पॉलिटिकल वो नारा था, नारा वो स्लोगन मैं था। आपसे क्या यहाँ मेरा पे पक्ष सर बस इतना सा है कि आप कुछ भी बोल के फिर बच के निकल जाएं, इससे बेहतर ये है कि आप एफिडेविट दे नहीं दें। तो उसमें क्या ये नहीं हो इलेक्शन सकता? कमीशन जांच करे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन एफआईआर कर दे इनके खिलाफ। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर पूरी क्यों जांच नहीं? कर ले। भाई वो मैंने कहा ना, डेटा- आपको क्या है? नहीं, मुझे शिकायत- मेरा थोड़ा सा प्रश्न मैं समझा देती हूँ, शायद समझा नहीं पा रही हूँ। अगर मेरे पास मान लीजिए ये पन्ने हैं, मैंने इन पन्नों के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ ही हिस्सा मैंने बोला, पन्ने बहुत सारे हैं, डिटेल बहुत सारी है, मैं सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाऊं, ये लीजिए, अब आप इस पर जांच करिए। मेरी इल्तिजा स्पेसिफिक है। मेरी मैं स्पेसिफिक बताता जांच हूं, एक इसकी है। कोल स्कैम में क्या हुआ था भाई, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की थी ना कि ये कोल स्कैम हो गया, जो ये डॉक्यूमेंट आए हैं इसमें जो है वो ये कहा गया है, ये सारा कुछ है, तभी जांच शुरू हुई थी ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस थी डॉक्यूमेंट ना? सबमिट कर देना या एफिडेविट मतलब दे आप कह देना रहे हैं उसकी कि जो आवश्यकता जांच नहीं जो है। शिकायत कर रहा वही जांच भी करके दे दे। नहीं, वो उसकी अपने जिम्मेदारी है। पास जिस आधार पर उसने अपनी शिकायत रखी है वो आधार इलेक्शन कमीशन को दिखा दे कि आधार मेरा आधार मीनाक्षी ये जी, है। मीनाक्षी अब आप जी, ये तय मेरा करें ये कि कहना कहाँ है, गड़बड़ कल है। चुनाव आयोग जांच करता है राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता पे। कल राहुल गांधी कह देंगे कि जो मैंने प्रश्न उठाए थे उसकी चुनाव आयोग ने जांच ही नहीं की है, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से जांच कर ली है, चुनाव आयोग ने आधी अधूरी जांच की है। राहुल गांधी का लिख कर दे देंगे कि मेरे ये पॉइंट तब भी क्या फर्क है, ये पड़ेगा? वोटर तब भी क्या है, फर्क आप इसकी स्पेसिफिक जांच करो, फिर चुनाव आयोग को जो तब राहुल भी गांधी कह ने देंगे, आपको उसकी जांच करना तब भी कह देंगे नहीं जांच की। तब क्या नहीं, फर्क तब तो पड़ेगा? राहुल गांधी कहेंगे ना कि भाई तब तो जवाब फिर- स्पेसिफिक तब तो देना फिर पड़ेगा ना। प्रेस तो इसमें कॉन्फ्रेंस की जिन भी वोटर का जरूरत क्या और जिक्र फिर करना जांच की उसका भी भाई जरूरत देखिए, क्या? इसमें 5 मुद्दे उठाए उन्होंने स्पेसिफिक, वो 5 मुद्दों पे जांच करो ना। पहला मुद्दा उठाया उन्होंने अलग अलग 5-5, 4-4 जगह ठीक। मल्टीपल वोटिंग का। दूसरा उन्होंने उठाया कि एक मकान पे एक लाइन में लिख के देने में क्या सर, दिक्कत है? नहीं, जो सामने पब्लिक डोमेन में है। अब एफिडेविट आप जो है, आप थाने जाओ एफआईआर कराने को तो पहले एफिडेविट दो, दरोगा जी कहें पहले एफिडेविट दो तब हम एफआईआर करेंगे। ये एफआईआर का मामला नहीं है ना। नहीं, ये भी एफआईआर ही है, एफआईआर ही है भाई। हाँ, तो आप दे दीजिए ना। और फिर उस चुनाव कानून आयोग के कह रहा है। तहत तो अब तो सारे कानूनविद कह रहे हैं कि उस कानून के तहत आपको अधिकार ही नहीं मांगने का। जब आपको मालूम है कि आप सही हो, चुनाव आयोग गलत है, आप पूरे तो confident सही हो, है। अब इससे तो आप चुनाव आयोग की अब space publicly- मत दो, हम लोग मत दो ना publicly बचने बोल का। रहे हैं आप TV कहा में। ठीक है, चुनाव आयोग बच रहा है, वो एफिडेविट ठीक है मांग रहा है, सर, मैं हम लोग आप पब्लिकली देखिए, बोल रहे हैं, आप अगर कोई देखिए, गलत बोल जाएंगे तो जिम्मेदारी तो किसका हमारी होगी फायदा, ना। किसका नुकसान, हाँ, किसका फायदा किसका ये नुकसान? आपने बात पूछी जी, थी। तो जी, मैं जी। ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी ने बहस तो शुरू कर दी ना भाई। पॉलिटिकली तो ये होता है कि आप किस मुद्दे को बढ़ा करते हैं। उसने क्या राहुल गांधी आप सही चर्चा में आ गलत, रहे हैं या नहीं आ रहे राहुल हैं? गांधी सही गलत कुछ हो, लेकिन राहुल गांधी ने बहस शुरू कर दी है एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, Public इसके लिए discourse मैं में इसको एक- आगे एक- बढ़ा रहा हूँ एक- कि उसको उनको गलत साबित करने के लिए, राहुल गांधी को कि वो गलत हैं, इसको साबित करने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करके कह दे कि भाई ये राहुल गांधी जी ने गलत कहा है। अगला विषय फिर अब ले लेते हैं कहानी कुर्सी की में। बात ऑपरेशन सिंदूर की भी होगी। 2 दिन के अंदर सेना के 2 सबसे बड़े जनरल्स ने सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितने भी नैरेटिव खड़े किए थे उसे ध्वस्त किया। कल एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि ऑपरेशन इसलिए कामयाब रहा कि सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और सेना के हाथ नहीं बांधे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बड़ा बयान दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहली बार इस ऑपरेशन को लेकर इतनी राजनीतिक स्पष्टता थी। हम लगातार कल भी ये चर्चा कर रहे थे और जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से हमने यही कहा कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, वो उसमें क्लैरिटी थी, ऑब्जेक्टिव बेहद क्लियर था। वही बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चलाए गए नैरेटिव की बात की। उन्होंने जंग की तुलना शतरंज से की। जनरल मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनाने का मजाक उड़ाया। जनरल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और क्या बातें कही, आइए आपको बताते हैं। You may be actually saturated by seeing the TV and the parliamentary debates. So I will not spend much time on that. I will say how the technology came into play. But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of a hand holding and kind of a free
no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. What we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. This is something we called about the gray zone. Gray zone is that we are not going for the conventional operations, but we are doing something which is just short of the conventional operations. Conventional operations means go with everything, Clausewitzian approach. Take whatever you have. And if you are able to come back, it's okay, otherwise stay there. But that is the thing which we talk about the conventional approach. Here the gray zone is any activity which is taking place in all domains. That is something which we are talking about, and Ops Sindoor taught us that this is the gray zone. So we were making the chess moves. He was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate, and somewhere we were kind of going in for the kill, at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुना, उन्होंने कहा कि एक बयान मैं कोट कर देती हूं, नैरेटिव मैनेजमेंट को लेकर मैनेजमेंट जो बहुत संवेदनशील है, दूसरी जगहों से ट्विटर और दूसरे हैंडल सामरिक संदेश देना बहुत जरूरी था। आप ये देख रहे हैं जो कुछ एक जंग मैदान पे लड़ी जा रही है, एक बहुत बड़ी जंग नैरेटिव के फ्रंट पर भी लड़ी जाती है, और ये जंग देशों के बीच में लड़ी जाती है। जिस नैरेटिव को कल एयर चीफ मार्शल ने खत्म किया, नैरेटिव यही था ना कि कितने फाइटर जेट गिराए गए, और उसमें परसेप्शन ये बनाया जा रहा था कि इंडिया के भी फाइटर जेट गिरे, तो वो एक नैरेटिव किल हुआ। और वही बात आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी कह रहे कि जस्टिस डन, इसलिए पहला मैसेज हमने किया, ओके, जस्टिस डन। ऑपरेशन सिंदूर, मुझे बताया गया कि दुनिया में ये आज तक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैसेज था। ये सरल संदेश से की गई सामरिक रणनीति थी जो आप लोग देख रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। अब देखिए नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसे समझने के लिए एक और नैरेटिव मैं आपके सामने रखती हूं। कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद, सारी बातें हो चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भी सबने चर्चा कर ली है और भारत की ताकत को भी सबने मान लिया है, लेकिन फिर भी वो नैरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, वो कैसे बिल्ड किया जाता है, इमरान मसूद के इस बयान से आप समझिए, सुनिए। मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज एयर चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या ज़रूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी, ये समझ में आया कि आज एयर चीफ मार्शल साहब क्यों बोल रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? तो अगर ये है तो बहुत दुखद है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं है। आज सबसे पहला जो सवाल राहुल जी ने देश के सामने खड़ा किया है, उसके जवाब नहीं मिल पा रहे। क्या जरूरत थी ये बात कहने की? समीर जी, आपसे चर्चा शुरू करती हूँ। क्या जरूरत थी ये बात कहने की? मतलब अब उपेंद्र जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी तब बोले जब कांग्रेस पार्टी चाहे कि वो बोले। नहीं, देखिए उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो कहा, कल केपी सिंह साहब ने जिस कहा, मुझे लगता है कि देखिए बहुत गंभीरता से उन्होंने बातों को कहा है। अब ये प्रश्न उठाना कि अभी क्यों कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में क्यों जवाब दिया, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों जवाब नहीं दिया, वहां अमित शाह जी को क्यों भेजा, रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया अपने भाषण में। मुझे लग रहा है बहुत मतलब एक अनर्थक आरोप है जिस तरीके से। महत्व की बात यह है कि सेना प्रमुख अगर कोई बात बता रहे हैं, सेना के जिम्मेदार व्यक्ति अगर बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की सेना को एक फ्री हैंड मिला था और किस तरीके से सेना ने अपना टारगेट अचीव किया, जो पॉलिटिकल विल के कारण हुआ है, और जो उनका टारगेट दिया गया था कि भाई लक्ष्मण रेखा में रहते हुए आपको आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना है, न आपको पाकिस्तान की मिलिट्री के बेस पे हमला करना है, न पाकिस्तान की वहां के नागरिकों को आपकी हत्या करना है, आपको जो आतंकवादी लॉन्चिंग पैड है आपको वहां पर अटैक करना है। सेना ने वो बहुत बखूबी किया।
तमाम लॉन्चिंग पैड उड़ा दिए और सेना अपना काम करके लौट कर आ गई। और भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को बता भी दिया कि आपके सरहद के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवादी अड्डे थे, हमने उनको टारगेट किया है और उनको हमने खत्म किया है। हमें आपकी नागरिकों से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपसे कोई युद्ध लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपराधियों को, आतंकवादियों को अपना शरण दोगे तो हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। अब इसके बाद ये पूछना कि भाई उस समय प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं जिक्र करा, अभी इस बात का क्यों जिक्र आ रहा है, ये तो खुशी की बात है ना। जब भी सेना ने आपको ये बात बताई है, और सेना अगर बता रही है तो भाई देश की सेना बता रही है। 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। भारतीय सेना 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। मुझे लग रहा है कि इसको सबको इस पर ताली बजाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि आज सेना ने इस बात को। प्रमोद तिवारी ऐसा नहीं कह रहे ना, वो बयान में अभी चला नहीं रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि सीज़फायर 35 बार ट्रंप ने कहा था कि मैंने कराया, इस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर। ये जो टाइमिंग है वो कितनी बार भी बोलते, जरूरी थोड़ी ना विपक्ष उसमें मोदी जी हर बार थोड़ी जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार बोल दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट बता दिया। और फिर आप कह रहे हो कि ट्रंप का नाम लेके बताओ, उन्होंने जो कहा वो सीधा सीधा संदेश है ट्रंप के लिए। विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट बता दिया था कि भाई ट्रंप के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे बेहतर और इससे स्पष्ट जवाब क्या होगा सरकार का? लेकिन जवाब उन्हें वो नहीं चाहिए ना, वो इसके बाद भी एक सवाल खड़ा करेंगे। राहुल जी, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछ रही हूं, जो फ्री हैंड को लेकर भी बात थी, उस पर भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि रक्षा मंत्री जब मीटिंग में मौजूद थे तो हम सबने कहा था कि बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना चाहिए इसकी पूरी छूट हमें दी। राजनीतिक दिशा और स्पष्टता हमने पहली बार देखी, ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा। ये बात तो सब मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से सबक सिखाया जो ऑपरेशन सिंदूर का। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये तारीफ करने लायक बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसमें बिल्कुल स्पष्टता थी, क्लैरिटी थी कि उनको क्या करना है पाकिस्तान में, उनको किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और वो क्लैरिटी के साथ सेना को बताया गया कि आपको ये करना है। ये बिल्कुल क्लैरिटी है। दूसरी बात, जहां तक नैरेटिव्स की बात आती है तो भाई अब सेना जब भी बताए वो सही बात है, लेकिन जब आज सिंदूर में एक बात तो कह सकते हैं, सिंदूर में जब चर्चा हो रही थी तब भी बताया जा सकता था कि ये सब कुछ हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि अभी पता चला होगा। तो खैर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कब बताया जाए, लेकिन ये बात सही है कि ये जब संसद में चर्चा एसआईआर पर तो अब सारी चर्चा केवल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आ गई है, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब हमें ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करनी, अब बात हमें एसआईआर पर करनी है। अब दुश्मन का बैंड भारत ने सिंदूर पर चर्चा हुई थी ना पूरी, तो उसमें बताया जा सकता था। हमारे भी विचार ले लीजिए। सर ब्रेक के लिए जाना है, फिर भी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए, इमरान मसूद सांसद हैं, प्रमोद तिवारी सांसद हैं, और सांसद का यह अधिकार है वो इस बात को कहे कि जब संसद में चर्चा हो रही थी तब सरकार ने बात क्यों नहीं बताई। इसमें क्या गलत है? वो एमपी है ना, तो वो तो संसद का विशेषाधिकार है कि जब रक्षा मंत्री बोल रहे थे कि पेंसिल टूटने की बात नहीं करनी चाहिए तो बताना चाहिए था कि हमने 5 गिराए उनकी, इसमें क्या दिक्कत थी? तो अच्छी बात है, तो शौर्य की बात है। जब सेना को लगा उसने बताया, नहीं, सरकार को लगना चाहिए, सेना को नहीं लगना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए था, सेना को पहले बताना चाहिए था।